हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ प्लासा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मेजबान तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान एक बार फिर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गया। मुज़ाकराती टीम को इस्तांबुल में रुकने की हिदायत कर दी। दोबारा मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने के मुतालबे पर कायम रहेगा, जबकि दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दो बड़े आलमी रहनुमा ट्रंप और शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। किसी को बदला लेने के खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दे दिया। चीन और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात का पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, ताजा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ, और इनसे हम अहम तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीटीआई की सेनेटर मशाल यूसुफजई ने एक्स पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर इल्जामात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ट्रोलिंग का भी बड़ा इल्जाम लगा दिया। इस सारी सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। और पहले शुगर एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट, नया शुगर स्कैंडल लैंड होने को तैयार। इंपोर्ट करने के बाद भी चीनी महंगी होने का खदशा। 47% टैक्सेस और ड्यूटीज माफ करने का इंकशाफ। जेडी कॉमर्स कमेटी ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की सिफारिश कर दी। पीआईए को खरीदने के लिए 3 खाद फैक्ट्रीज, 2 सीमेंट कंपनियां, प्राइवेट स्कूल, हाउसिंग सोसाइटीज, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालकान पहुंच गए। पीआईए की मैनचेस्टर के लिए 4 माह की एडवांस बुकिंग 1 हफ्ते में हो गई, मगर पीआईए के पास जहाज ठीक करवाने के पैसे ना होने का इंकशाफ। कौमी असेंबली और सेनेट कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ प्लासा की जबानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त टर्की में जो है वो क्या सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार कामरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब, जब ऐसा लगा कि अब जो है मामलात और तमाम राउंड्स ऑफ टॉक्स जो हैं वो कोलैप्स हो गई हैं, तब एयरपोर्ट से वापस लौटा हमारा वफ्द, कहा जा रहा है एक और राउंड ऑफ टॉक्स करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा किसके कहने पर, किसने कन्विंस किया कि वापस जो है जाया जाए और एक और राउंड जो है वो अफगान तालिबान के साथ किया जाए? जो मेजबान मुल्क तुर्की था और कतर के कहने के ऊपर पाकिस्तानी जो वफ्द है वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एक मौके के ऊपर उनकी जो फ्लाइट है वो बिल्कुल टेक ऑफ करने से कुछ देर पहले दोबारा जो तुर्की ने जो रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तानी वफ्द जो है वो इस्तांबुल में रुक गया और उनके कहने के ऊपर उन्होंने एक और जो मौका है वो दिया है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। और पाकिस्तान की पहले भी यही ख्वाहिश थी कि ये मामलात इस नहज तक ना पहुंचे, और अब तुर्की के कहने के ऊपर और कतर के कहने के ऊपर एक और मौका पाकिस्तान जरूर दे रहा है कि इन जो मामलात को हल किया जाए। ये भी मुमकिन है कामरान साहब के, ठीक है ये दोनों जो ममालिक हैं वो सालसी का किरदार तो अदा कर रहे हैं, लेकिन और भी दूसरे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं, और भी दूसरे ममालिक जो है वो बैकग्राउंड में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और शायद अमेरिका या चाइना जैसी ताकतें जो हैं उनकी तरफ से भी ये इसरार हो कि एक और राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो कर लिया जाए। देखिए, बैक चैनल्स तो चलते रहते हैं और इस तरह के इश्यूज में बहुत से प्लेयर्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं। और कतर की अगर आप बात करें तो नेचुरली कतर और अमेरिका के आपस में क्लोज कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहती है, वो बैक चैनल्स अपनी जगह पे। लेकिन आई थिंक कि तुर्की और कतर ने जितना इसमें इन्वेस्ट किया है, पहला दोहा में जो दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसके बाद सीज फायर हुई और फिर अब तुर्की करवा रहा है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात बगैर नतीजे के खत्म हो। उनकी भी ख्वाहिश है कि अगर उन्होंने इतनी एफर्ट की है तो इसका कोई हल निकले। तो इसमें प्राइमरीली अभी तो यही तुर्की और कतर की ख्वाहिश है। और फिर इम्पोर्टेंटली ये भी इतला है कि जब पाकिस्तानी वफ्द जा रहा था तो फिर उसके बाद पिछले 24 घंटों में अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बयानात देखें और पाकिस्तान की ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी देखें तो शायद यही एक तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अपनी जो सीज फायर से पहले वाली सिचुएशन है उस पर वापस चला जाएगा और अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करेगा। तो फिर जो सुहेल शाहीन कतर में अफगान तालिबान के सफीर है, उनका भी बयान सामने आया, जो इस नेगोशिएटिंग टीम का अफगान तालिबान का हिस्सा है। उन्होंने भी ये कहा कि ये बड़े पेचीदा मामलात हैं और 2-4 नशिस्तों से ये हल होने वाले नहीं है, तो मुज़ाकरात को एक और मौका देना चाहिए। तो उसमें जो अफगान तालिबान है उनकी भी ख्वाहिश है, क्योंकि उनको भी अंदाजा हुआ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अब ये एक स्टांस लिया है तो पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, अगर मुज़ाकरात वाकई कामयाब नहीं होते तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक रोल प्ले कर रहे हैं। कमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार तालिबान से ज्यादा वो तो इंडिया को समझता है, और वो कहा भी है उन्होंने
नाम लिए बगैर के हर थोड़ी देर बाद ये जाते थे, ये जो इनके नेगोशिएटर्स हैं, और जाके ये काबुल में बातचीत करते थे, वो इनको कोई हिदायत देते थे, वो वापस आके फिर किसी बात से तय होकर हट जाते थे। तो पाकिस्तान का तो ये स्टांस था कि कोई तीसरा मुल्क या तीसरी कोई कुव्वत जो है वो इनको बैठ के पीछे से हैंडल कर रही थी। तो अगर इस सिचुएशन को मान लिया जाए तो फिर ये इंडिया के मफाद में तो नहीं होगा कि तालिबान की और पाकिस्तान का कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो। तो कितने चांसेस हैं इसके? अगर इतने दिनों में 18-18 घंटे तक बातचीत के बाद भी मामले हल नहीं हुए तो 24 घंटे में हो जाएंगे, आपका ख्याल है? ये तो 24 और 48 घंटों की आप बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो असल पिछले 4.5 साल से जारी है, और अगर इतना ये आसान मामला होता तो शायद यहाँ तक बात ना पहुंचती। रही बात बिल्कुल भारत का, ये डेफिनेटली उनका कितना रोल है, उनके कहने के ऊपर काबुल जो है वो डिक्टेशन ले रहा है, वो आई थिंक दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड। बट बिल्कुल जो भारत है वो चाहेगा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ या अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बद से बदतरीन हो, क्योंकि वो उनका ऑब्जेक्टिव सर्व करता है। आई थिंक जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बार बार उनसे हिदायत वो लेते रहे हैं कि अफगान तालिबान अपने ऊपर कोई भी बात लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर जो पाकिस्तान अब तहरीरी मुआहदे की बात कर रहा है और फर्म गारंटीज की बात कर रहा है, तो इन अदर वर्ड्स आप पब्लिकली एडमिट कर लेंगे कि यस वी वर सपोर्टिंग टीटीपी और अब हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो जो मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही थी, अगर आप दोहा मुज़ाकरात जो अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान हुए थे उसको क्लोजली फॉलो करें, तो अफगान तालिबान बड़े श्रूड किस्म के नेगोशिएटर्स हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो भी मुआहदा हो उसकी लैंग्वेज को इतना डाइल्यूट कर दिया जाए ताकि उनके ऊपर बात ना आए। प्रॉब्लम अब ये है कि पाकिस्तान क्योंकि सारे हरबे पहले अपना चुका है, पाकिस्तान बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में उनसे एश्योरेंस चाहता है, और वो एश्योरेंस वो देने के लिए पब्लिकली तैयार नहीं है। वर्बली जो मेरी भी इत्तलात हैं, बहुत दफा जब डिस्कशन हुई उन्होंने अग्री किया पाकिस्तान के कंसर्न से। प्रॉब्लम तब हुई कि उसको इन राइटिंग जब लाने में बात आई, जब क्लियर एक एक्शन लेने की बात आई, तो तब ये उनके जो मसाइल हैं वो शुरू हुए। कमरान, आपने अभी एक बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया है कि तालिबान जो है बड़े श्रूड नेगोशिएटर्स हैं, यानी वे डिप्लोमेट्स बड़े अच्छे हैं। तो यही बात अगर आपको याद हो, हम पाकिस्तान में भी कहते थे, दुनिया में भी कहा जाता था इन्हीं के बारे में, ईरानियंस के बारे में, कि ईरानियंस आर वेरी मैच्योर, श्रूड, इंटेलिजेंट डिप्लोमेट्स, और उन्होंने पूरी दुनिया को एंगेज किया। हालांकि उन पर सैंक्शंस भी थी, मुश्किलात भी थी, यूरोपियन थे, अमेरिकन थे, सारी दुनिया थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वाइव किया। उन्होंने आके अपने ऊपर हमले नहीं होने दिए उस 79 के बाद जो इनकलाब आया, बला बला। लेकिन अल्टीमेटली उनकी तमाम श्रूडनेस के बावजूद भी जंग हुई सर, बम गिरे, इन पे भी गिरे, इन्होंने भी दूसरों पे गिराया, फिर न्यूक्लियर प्लांट को भी उन्होंने अमेरिकन तबाह किया। सो ये श्रूडनेस जो है डिप्लोमेसी में कब तक, कहां तक काम आती है? अगर वही काम तालिबान भी करना चाह रहे हैं जो किसी दौर में ईरानियंस को हम ये अप्रिशिएट करते थे, क्रेडिट देते थे। देखिए, मैं उसका जो अगला हिस्सा है मैं वो आपको बता दूं कि तालिबान ने अमरीकियों के साथ तो श्रूडनेस दिखाई या उनको वट एवर यू से कि बेवकूफ बनाया, बट यहाँ पर पाकिस्तान के सामने उनकी श्रूडनेस नहीं चल रही। यही यहाँ पे पॉइंट है। हम ज्यादा डिस्कशंस को जरूर नहीं, हम ज्यादा को ड्रैग करना चाहते हैं। जी जी जी, वो डिस्कशंस को ड्रैग करना चाहते हैं, वो टाइम बाय करना चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान अब उनकी चाल को समझता है, तो श्रूडनेस तो अब उनकी मैंने इसलिए की ना कि वो कि एक और दौर कर लेते हैं मुज़ाकरात का, चलें थोड़ी और बात कर लेते हैं। दे आर बाइंग टाइम, लेकिन पाकिस्तान वो अब टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की बिल्कुल आपने एग्जांपल दी है, लेकिन ईरान ने तो इतना जो सर्वाइव किया, जो उनका रजीम अभी भी मौजूद है, जो भी कुछ हुआ। अफगान तालिबान तो पिछले 40-50 सालों में क्या कुछ होता रहा है, कितनी हुकूमतें आती जाती रही हैं, आपको सारा ये अच्छी तरीके से पता है। इससे लग रहा है जो आपने सिनेरियो बताया है कि इतना फ्रेजाइल, इतना कमजोर किस्म की ये अंडरस्टैंडिंग है, सीज फायर है यहाँ पे जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई, और उसके मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हमने जो बयानात को उन्होंने एक्सचेंज किया है, हमारे इनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात जिस तरीके के हैं, सो इट्स अ वेरी वीक। ये किसी लम्हे में कोई छोटी सी चिंगारी जो है दोबारा जंग की तरफ ले जा सकते। कोई भी अगर पाकिस्तान में खुदा न खासा टीटीपी ने किया तो पाकिस्तान उसको ये तमाम मुआहदों को साइड पे रख के वो मेरा ख्याल रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप समझते नहीं है उसी तरह की सिचुएशन डेवलप होती जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिसेंटली हुई थी, इंडियंस ने कहा था कि हमारी सरजमीन पर अगर कोई भी अटैक हुआ, कोई भी दहशतगर्दी हुई तो हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, दैट विल बी न्यू नॉर्मल। तो आप समझते हैं इसी तरह की सिचुएशन हमारी इनके साथ भी बन रही है कि अगर कोई हमारी सैल पे कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रेजिडी हुई और कोई अफगान सैल इन्वॉल्व हुई तो हम भी इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, न्यू नॉर्मल बनाएंगे जैसे इंडियंस कहते हैं। देखिए, इंडिया के केस में बिल्कुल बात तो जो आप कर रहे हैं टेक्निकली वो ठीक है, बट इंडिया के केस में तो जो पहलगाम है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में आए रोज हर दूसरे दिन इतने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं या वहां पर उनकी फोर्सेज मारी जा रही हैं या उनके पास उस तरीके का पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस है। अगर पहलगाम वाकये का इस तरीके से एविडेंस होता
तो दुनिया और अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ना खड़ी होती या वो न्यूट्रल एक रोल प्ले ना करते। एंड सेकेंडली इंडिया ने वो न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की, वो न्यू नॉर्मल को पाकिस्तान ने नलिफाई कर दिया। अफगानिस्तान के केस में तो पिछले अगर आप डाटा उठा के देख लें, सिंस अगस्त 2021 जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, कोई ऑलमोस्ट 3900 पाकिस्तानी जाने इसमें ज़ाया हुए हैं, शहादतें हुई हैं, उसमें फौजी भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। उससे पहले अगर आप देखें तो दहशतगर्दी का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा था। तो क्लियरली देयर इज अ लिंकेज, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता है और फिर डेली की बुनियाद पर ये वाकयात हो रहे हैं। और दूसरा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस तरीके से इंडिया के साथ इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन बनता नहीं है। अफगानिस्तान के पास तो कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। तो पाकिस्तान के पास बेटर ऑप्शन है इंडिया के मुकाबले में, अगर वो पाकिस्तान के साथ न्यू नॉर्मल करना चाहता है। एंड पाकिस्तान ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया कि काबुल में भी जाके हमले किए, कंधार में भी किए, उसके बदले में उन्होंने क्या कर लिया। तो मेरा ख्याल में जो अफगान तालिबान है, दे आर रियली ऑन डिसएडवांटेज है उनको। और शायद यही वजह है कि जो मुज़ाकरात जब कल नाकाम हो गए तो दोबारा अटेम्प्ट हुई है, क्योंकि अफगान तालिबान दे अंडरस्टैंड कि उनकी भी कोई हुकूमत इतनी कोई ताकतवर नहीं है और पिछले 18 दिन से बॉर्डर बंद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं हमारे ऊपर तो है ही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लॉट इज एट स्टेक। आई थिंक जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की तो क्रॉनिक वो 1947 से मामला चलते आ रहे हैं, बोथ स्ट्रॉन्ग आर्मी और उसकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं। जी कामरान साहब, मैं थोड़ा सा जो मीडिएटर्स हैं उनके हवाले से पूछना चाहूंगी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो ये टॉक्स हुए हैं इसमें कतर जो है वो अफगान साइड से डील कर रहा है और टर्की जो है वो पाकिस्तान साइड से जो है वो बात कर रहा है, और फिर इस तरह से जो है मामलात एक्सचेंज हो रहे हैं और इनका अपना आपस में मिनिमल इंटरेक्शन जो है वो देखा जा रहा है। और ये भी बातें सामने आ रही थी कि कतर जो है वो ज्यादातर इस चीज पे एडमेंट नहीं है कि ज्यादा लिखाई पढ़ाई होकर जो है वो कोई मामलात सेट हो, जबकि टर्की जो है वो काफी ज्यादा एडमेंट है इस चीज पे। इसके हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मुज़ाकरात जो मेरे पास भी मालूमात हैं, जो ये नशिस्तें हुई हैं, कुछ बराह रास्त भी हुई हैं, लेकिन कुछ ये थ्रू मीडिएटर्स भी हुई हैं। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो मैसेजिंग हो रही है, अगर पाकिस्तान की तरफ से तुर्की है और अफगान तालिबान की तरफ से कतर जो है वो करवा रहा है, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि तुर्की का जो स्टांस है वो मोर क्लोजर टू पाकिस्तान है, गिवन द फैक्ट के पाकिस्तान ने भी जो उनके पीकेके के या बाकी जो इश्यूज थे, फतह गुलन वगैरह जो तंजीमें थी, उसमें पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म में तुर्की का बड़ा साथ दिया है। और तुर्की पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। रही बात कतर की, कतर ऐसा नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ है या उस तरह से है, बट क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लेवरेज अफगान तालिबान की के ऊपर उन्हीं की है, उन्हीं के यहाँ पॉलिटिकल ऑफिस भी बना था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनकी वो करते हैं, और उनकी जो भी अपनी तरजीहात हैं उसके तहत नेचुरली वो चाहते हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत रहे अफगानिस्तान में। इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो शायद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, पाकिस्तान कुछ करे ना करे तो अफगान तालिबान के लिए रहना वहां पर मुमकिन नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि कोशिश हो रही है कि कोई मिडिल ग्राउंड उसको ढूंढा जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दोनों जो फरीकैन है या बाकी है उनको ये जरूर पता है, पाकिस्तान ने जो भी शवायद और एविडेंस वहां पर दिए हैं, कि क्लियरली अफगान तालिबान इसको तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि वो ये कहें कि ये पाकिस्तान का मामला है और टीटीपी को वहां से वो ऑपरेट नहीं कर रही। लास्ट क्वेश्चन, आपने बड़ा कंप्रिहेंसिवली बड़ा इसको आपने सम अप किया पूरे इशू को। ये जो ट्रंप साहब की और चाइनीज ये प्रेसिडेंट की मुलाकात के बाद कुछ बर्फ ये पिघली है, कोई पाकिस्तान ने कोई सही ऑफ रिलीफ लिया होगा? क्योंकि दरमियान में तो हम ही सैंडविच होते हैं यूजुअली, दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों के साथ हमने अच्छे तल्लुकात रखने होते हैं। पाकिस्तान का क्या इस वक्त क्या सोच रहा होगा, या कोई रिलीव है या कोई हमें कोई फायदा हो सकता है इसका? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इसमें क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, दोनों मुल्कों के साथ हमारे इस वक्त चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका के साथ हमारी जो इस वक्त ताल्लुकात की नौयत है एवरीबडी नोज, और उसमें बिल्कुल भी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि जब दोनों में से कोई एक फरीक कहे कि हमारा आप इंतखाब करें। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि इस वक्त हमारी जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो वैसे बेहतर हो रही है, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिर अगर चीन और अमेरिका के आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट। और पाकिस्तान होप कि ये जो मीटिंग हुई है साउथ कोरिया में दोनों रहनुमाओं के दरमियान, ये पॉजिटिव उसकी पहली आउटकम आई है, और फर्दर दोनों मुल्कों के दरमियान
टेंशन अगर कम होगी तो इसमें मेरे ख्याल में अगेन जो पहले ही पाकिस्तान, मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो पर्पल पैच से गुजर रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कामरान यूसुफ हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि इस वक्त टर्की में जो पाक अफगान टॉक्स जारी हैं उसके हवाले से जो है वो डिटेल्स शेयर कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम खबरें वो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई में जो है वो लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन कोई ना कोई नई खबरें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं, नई लड़ाइयां सामने आ रही होती हैं। मिसाल यूसुफजई सलमान अकरम राजा के दरमियान जो है वो एक तबादला हुआ है ट्वीट्स का और एक दूसरे पे जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं। उस हवाले से बात कर लेते हैं। और भी दूसरी ग्रुपिंग्स जो है वो नजर आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। जी मरवत साहब, क्या चल रहा है पार्टी में? ऐसा लगता है दिन ब दिन लड़ाइयां जो है वो बढ़ती जा रही हैं और जो असल मकसद है पार्टी का, खान साहब की रिहाई, उनको रिलीफ दिलाना, वो तो कहीं पीछे रह गया है। अब मैं देख रही थी मिसाल यूसुफजई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पार्टी में, सेनेटर हैं। सलमान अकरम राजा की तो इंपॉर्टेंस हम जानते ही हैं, तो इनके बीच में भी अब जो है ये ट्विटर पे इस किस्म का सख्त तबादला आपने भी देखा होगा। क्या चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि ये तो चंद एक वारदातें होती हैं जो आवाम की नजर में आ जाती हैं। जो अंदरून खाना हो रहा है वो आप इसको 150 से ज़रब दें तो वो इससे भी ज्यादा होता है। लड़ाई झगड़े, तनाज़े, साजिशें। और ये जो आज ही 2 वाकयात हुए हैं। एक हामिद खान ने इंटरव्यू दिया है कि जी ये इंतजार हुसैन पंजोता जो कि ILF के सरबराह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जासूस है। हाँ। और दूसरी ये फिर हुई और ये बेसिकली मिसाल का मसला ये है कि मिसाल को पहले भी इन्होंने तख्ता मश्क बनाया। अब मैं थोड़ा सा ये आपके नाजरीन को समझाने के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया जो है PTI का इन के मरासम है मोहतरमा अलीमा खानम के साथ और सलमान अकरम राजा के साथ। अच्छा। और जो भी कोई शख्स जो है इधर उधर जो है इनके अहकामात से पहलुतई करता है तो फिर सोशल मीडिया जो है वो इशारा पाती ही लपकने और खाने को दौड़ता है। तो ये मिसाल यूसुफजई की ट्रोलिंग हो रही थी और मसला बना था अहमद चड्ढा साहब जो है उनको रिप्लेस किया गया था और ये रिप्लेसमेंट की थी सेक्रेटरी जनरल ने। लेकिन ये हमेशा होता है कि जब भी किसी फेल के नताइज जो है वो खान पसंद नहीं करता है तो फिर वो अपने आप को उनसे अलहदा कर देता है और कहता है कि ये किसी और का किया दरा है। और ये जो तब्दीली थी जिसमें खान ने नाराजगी का इजहार किया वो उन्होंने अली हमजा और मिसाल यूसुफजई के खाते में डाल दी। अच्छा। और जिसके बाद जो है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग शुरू हो गई मिसाल यूसुफजई की। और इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, फिर इसका जवाब दिया। अगर आपको याद हो सलमान अकरम राजा साहब जो है ये पार्टी में खान साहब ने बारहा कहा है, मुझे भी कहा था कि आप मीडिया पे TV पे बयानात न दें एक दूसरे के खिलाफ। हाँ। लेकिन अगर आप माजी के जितने भी बयानात देखेंगे तो सलमान अकरम राजा साहब कभी एक पे चढ़ दौड़ते हैं कभी दूसरे पे, और वो ये समझते हैं कि गोया सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त जो कानूनन वो उस पे नहीं बैठ सकते हैं, इसके बदौलत शायद वो किसी पर भी अटैक कर सकते हैं और किसी को भी जो है सोशल मीडिया के जरिए ट्रोलिंग का शिकार कर सकते हैं। लेकिन मरवत साहब उन पे जिम्मेदारी तो है ना, एक अहम जिम्मेदारी लिस्ट बनाना उन लोगों की जो जाके मिलते हैं खान साहब से। अब तो वो लिस्टें भी दो लिस्टें बनने लगी हैं, तो ये कहाँ मामला जा रहा है? गौहर साहब ने अलग लिस्ट बनाई, सलमान अकरम राजा ने अलग लिस्ट बनाई, ये तो बड़ी ही कोई एक अली जफर साहब ने, तो ये तो कोई अजीब सी बात जो है वो सामने आ रही है। अली जफर की अलग लिस्ट और सलमान अकरम राजा की अलग लिस्ट। देखिए ये लिस्ट की जिम्मेदारी खान साहब ने अली जफर साहब को दी थी। वो एक शरीफ नफ्स इंसान है, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन अगर आप देखें मौजूदा वक्त में कोई दूसरा शख्स किसी हवाले से कोई भी फराइज अंजाम दे, राजा साहब को यह अच्छा नहीं लगता है। तर्जमान वो है नंबर 1, खान के फोकल पर्सन वो है, सेक्रेटरी जनरल वो है,
पॉलिटिकल कमेटी की सरबराही वो करते हैं, मुज़ाकरात किसी से करने हो उनकी सरबराही ये करते हैं। कश्मीर की सियासत में आजकल इसी तरह पूरे पाकिस्तान में कभी सिंध, यहाँ पे थोड़ा सा कोई किरदार कोई शख्स अगर खान की वजह से कोई फराइज अंजाम देता है तो वो समझते हैं कि गोया ये भी उनका काम है। अच्छा। तो लिहाजा ये हर एक चीज जो है अपनी तरफ एरोगेट कर रहे हैं और ये तमाम चीजों से पार्टी जो है वो मजीद इंतशार का शिकार हो रही है। अभी नवंबर में इनको तो ये पैगामात देने थे कि नवंबर में खान ने तो तब्दीली भी केपी में इसी वजह से की कि जनाब काफिले आएंगे, जुलूस आएंगे, आवाम निकलेगी, बजाय इसके कि खान की रिहाई के लिए कोशिश करें या खान के नजरियात के मुताबिक कोई एहतजाजी तहरीक चलाएं। ये लोग एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं और लाजिमन ये हो ही नहीं सकता है कि आपको याद होगा सलमान अकबर राजा साहब ने मेरे खिलाफ ये के बाद दीगर 4 बयान दिए, चौथे बयान के साथ ही मैंने जवाब भी दिया तबीयत साफ की। जी। तो इसके बाद जी उन्होंने कहा डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है। ऐसी डिसिप्लिन लोग जेब में रख करते रहे। ये कौन सा डिसिप्लिन है कि एक आदमी खुद तो बोले लेकिन दूसरों से ये तवक्को न करें कि कोई जवाब देगा। तो ये पीटीआई का मसला है और ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है। खान साहब, आपने बड़ा तफसील से सारा ये मसले को समझाया, तो क्या हम यही समझें कि इट्स ऑल ओवर फॉर सलमान अकबर राजा साहब? क्योंकि पिछले दिनों आपके स्टेटमेंट आपसे कोट हो रहा था कि उन्होंने बुशरा साहिबा ने भी एक मैसेज भेजा है उन्होंने अमीन गंडापुर साहब के लिए कि हुन आराम है कि आप मेरे साथ होकर ऊंची आवाज में बात करते थे, और वो अली अमीन गंडापुर साहब को समझा जा रहा था कि बुशरा साहिबा का हाथ है उनको हटाने में। अब जब मिशाइल यूसुफजई साहिबा ने इतना बड़ा सख्त ट्वीट किया, और वो भी बहुत करीब हैं इनके बेगम साहिबा के, बुशरा साहिबा के, और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप मेहरबानी फरमाएं कि अब आप इमरान खान साहब का बोझ नहीं उठा सकते तो आप किसी और को मौका दें इस ओहदे के लिए। तो क्या सलमान अकबर राजा साहब की गेम इज ओवर? और उन्होंने खुद भी अपनी बहुत सारी 1000 खिदमात गिनवाई है, मैं पैसे कमा रहा था, माल बना रहा था, फीसें ले रहा था, करोड़ों का रहा था, खान साहब के मैंने कहने पे मैंने करोड़ों रुपए की कुर्बानी दी। तो क्या समझते हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया सलमान अकबर राजा साहब का? सलमान अकबर राजा साहब की कुर्बानियां जो है वो अगर किसी को नजर आई हो, ना आज तक गिरफ्तार हुआ है, न कभी धक्के खाए हैं, न कोई इनका घर गिरा है, न इनको कोई दुनियावी नुकसानात का सामना करना पड़ा है, न 3 एमपीओ में गिरफ्तार हुआ है। अब ये जताना कि जी मेरी वकालत जिससे मैं पैसे कमा रहा था, ये तो रोजाना अदालतों में पेश होता है। और सलमान अकबर राजा साहब देखिए, मैं आपको एक आज पेशन गोई कर दूं, मैंने एक कहा भी था कि खान साहब मोहतरमा अलीमा खानम की सियासत में मुदाखलत को पसंद नहीं करते हैं, और अब आपने देखा कि खान ने खुद ही उनको खामोश किया। ये सलमान अकबर राजा साहब मिसाली सज़ेगी पीछे इसलिए पड़ा है कि सलमान अकबर राजा साहब नुमाइंदगी करते हैं अलीमा खानम ग्रुप की, और अलीमा खानम को बुशरा बीबी से कोई भी शख्स खातून जो बुशरा बीबी से वाबस्ता हो, जो ताल्लुक हो, अब मिसाली सज़ेगी उनकी तर्जमान ही नहीं बल्कि उसने अपनी कुर्सी दाव पे लगाई, वजारत गंवा बैठी। तो लिहाजा ये वही लड़ाई है जो बेसिकली नजर आ रही है कि कौन किसकी नुमाइंदगी कर रहा है। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि अलीमा खान साहबा की और सलमान अकबर राजा साहब का अपना एक पंजाब का ग्रुप है, इधर से हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, यहाँ से भी ये मिशाइल साहबा जो है वो लीड कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ये आपकी खैबर पख्तून वर्सेस पंजाब पीटीआई की लड़ाई तो नहीं है जो ट्रेडिशनल लड़ाई चलती रहती है? ये उसका कोई रिजल्ट तो नहीं हो रहा कि हम देख रहे हैं कि वो दोनों लाहौर से हैं, यहाँ से इधर से खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और दोनों एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं? सर देखिए, अमलन पीटीआई पे पंजाब छाया हुआ है। अमलन तमाम मामलात जो हैं 100% वो जो है पंजाब के जो लीडर्स हैं या आले खाना है उनके हाथ में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो अभी चीफ मिनिस्टर का फैसला हुआ है वो भी इसी तनाजुर में हुआ है, ये केपी का फैसला नहीं था। और मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि वर्कफोर्स मार खाने के लिए, एहतजाजों के लिए, हुकूमत बनाने के लिए तो केपी जो है वो बिल्कुल हाजिर है, लेकिन फैसला साजी में केपी जो है उसकी मिसाल जो है वो कवाल के वो अमनवा की तरह है कि पीछे कवालियां बजाओ,
आगे से जो फैसला होता है, ये केपी की जितनी भी क़ियादत आपको नजर आती है स्क्रीनों पे जो बुलंद बांग दावे करती हैं, पॉलिसी साजी में इनका जीरो किरदार है। अच्छा, और मैं एक चीज वो एक पेशन गोई आपको कर दूं, प्लीज। ये पीटीआई के मामला तब तक नहीं दुरुस्त होंगे जब तक के खान साहब को अप्राइज नहीं किया जाता कि सलमान अकरम राजा साहब ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। आमिर खान साहब जो है, कोसा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, खुद मैं, और ये तो वकला हैं जो इन्होंने केसी से फारिग की है। और आपको सुन के हैरत होगी कि इसके पीछे शायद एक मुहर्रिक ये भी है कि करोड़ों रुपए जो शायद अब अरब के नजदीक है या तकरीबन हो चुके हैं, जो वकला की मद में लिए जा चुके हैं और दिए जा चुके हैं। ना ये पैसा कहाँ से आया इतना? 1 अरब रुपया फीसें अगर वकला को दी गई हैं, इमरान खान साहब, बुशरा साहबा या बाकी जितने ये वर्कर्स के, ये पैसा कहाँ से आया जो फीसें दी गई सर? 1 बिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट सर। ये किसने दिया है? ये देखिए केसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मजे की बात यह है कि जितने फ्री के वकला थे ना, जो मुफ्त में केसेस लड़ते थे, ये तमाम फ्री के वकला थे। और वो फ्री को हटाया गया है ताकि जिनको पैसे देने होते हैं उनको जो है ये काम तफवीज किया जा सके ताकि बिलों में जस्टिफिकेशन हो। अच्छा सर, ये बताएं, ये पार्टी के अंदर जैसे अभी उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा है कि वो जसूस हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आपको भी बहुत सारा अलीमा खान साहिबा ने किया। इस पार्टी के अंदर हमने देखा है कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, या उसको जसूस कह देते हैं, या गद्दार कह देते हैं, या टाउट कह देते हैं, या फौज का या एजेंसी का मुखबिर कह देते हैं। ये तो लगता है पूरी पीटीए में कोई बच तो नहीं गया जिसपे कोई गद्दारी के, टाउट के, जसूसी के, मुखबरी के इल्जाम ना लगते हो सर। तो फिर कौन, मतलब कहाँ यूनिटी आएगी? हर बंदा तो मशकूक है। यहाँ ख्याल है कि एक खान साहब बचे हुए हैं, वो इम्कान ये है कि जिस तबातुर के साथ पीटीआई में देखें, दलील और मंतिक जहां नाकाम हो जाती है, जहां कोई शवाहिद नहीं होते हैं, किसी को आपने बुरा भला कहना है तो बस गद्दारी का फतवा जो है जल्दी से टोंक देते हैं। तो ये सियासत ही पीटीआई की अब इस जगह पे कड़ी हो गई है। अपने लोगों को, तमाम क़यादत को इन्होंने गद्दार बना दिया है, और यही क़यादत है, इससे तवक्को ये भी करते हैं कि आवाम को निकाले। लास्ट क्वेश्चन, आवाम क्या ट्रस्ट करेगी? मरवा साहब, लास्ट क्वेश्चन के ये भी एक व्यू है कि अब जब से बड़े बड़े वकील आए हैं पार्टी के अंदर, उसके बाद इसका बेड़ा, मतलब मैं अब गर्क तो नहीं कहूँगा, सख्त हो जाएगा, लेकिन बेड़ी इसकी डूबने वाली हो गई है कि इसमें हामिद खान साहब हैं, अली जफर साहब हैं, गौर साहब हैं, सलमान अकरम राय साहब हैं, फिर उसको लतीफ़ खोसा साहब हैं। आप तो पहले थे जिन्होंने पार्टी को आगे रिवाइव किया। इसके बाद ये शोएब शाहीन साहब हो गए, हामिद खान, मतलब अब्बाब रवान साहब है, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी अपना स्टैंडिंग थी। जब से वो कहते हैं वकला हजरात ने पार्टी को टेक ओवर किया है, उसके बाद पार्टी के ये हो गए डंडा सोटा, गद्दारी, एक दूसरे फतवे, एक दूसरे पे ट्वीट्स, तो बाहर की पॉलिटिक्स जो है वो ले डूबी है सर पीटीआई को। ये खान साहब का सही फैसला था इतने सारे वकीलों को पार्टी में लाना? देखिए, वकला का मसला ये बना, ये तो अमली तौर पे मैंने खुद देखा कि जो हमारे अच्छे दोस्त थे ना, बदकिस्मत ये हुई कि जब एक ही पार्टी में एक दूसरे के साथ वास्ता पड़ा तो पता चला कि वकला जो है वो, अगर आपका मुखालिफ वकील न भी हो लेकिन एक पार्टी में हो तो तब भी ये आराम से नहीं बैठ सकते हैं, एक दूसरे के पांव काटते। ये हमारे मीडिया में भी ये हिसाब है, चले आप अकेले नहीं है, यू हैव कंपनी, हमारे में भी ये चलता है सारा मीडिया में, हर मेरा मैंने खुद देखा है। जो हमारे अच्छे दोस्त थे, दोस्ती भी गई और इत्तेमाद भी गया, खाम में यहाँ वकला एक दूसरे के पांव काटते हैं ये। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाम लिए ना, तमाम वकला फारिग है, कोई एक वकील जो है किसी केस में वकील नहीं है। शोएब शाहीन साहब से लेके याजुल्ला खान नियाजी तक और हामिद खान तक, कोसा साहब, अली जफर साहब, बैरिस्टर गौर, ये तमाम फारिग हो चुके हैं। अभी फिलवक्त जो है वो तोती बोल रहा है सलमान अकरम राजा साहब का। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो पार्टी जो है जितनी कमजोर हुई है और जितने नाकिस गलत फैसले हुए हैं और जिन फैसलों के तोफेल पार्टी जिस मकाम पे आ गई है, ये बैत नहीं होगा कि 2-3 माह के अंदर जो है हम इनकी भी माजूली देख लें। वैसे आपने तूती की बात की, मेरा तो ये ख्याल है मिशाइल यूसुफजई साहिबा ने आज तो सलमान अकरम राजा साहब की उन्होंने वो क्या कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं मंजी ठोकना, मतलब किसी को फिक्स करना,
उन्होंने तो उनका फ्यूचर को सील कर दिया है आज मिसाइल यूसुफजई साहबा ने। वो तो लगता है कि इट्स ऑल ओवर फॉर हिम। देखिए, मशाल जो है उसमें एक खूबी है, और मैं इस पे खातून होने के बावजूद भी बड़ी जुर्रत के साथ हर जगह पे बात करती हैं, और वो भी इसी सोच की हामिल है कि अगर पार्टी में कोई आपकी इज्जत नहीं कर सकता है तो बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है। तो लिहाजा मंजी टोंकनी ही चाहिए थी और सही टोंकी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पीटीआई में जो इस वक्त इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। रीसेंट इख्तलाफ जो है वो मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान नजर आया। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक और अहम इशू है उस पर जो है वो बात कर लेते हैं, और क्लासा साहब जो है वो कमेटी मीटिंग्स में जो है वो जैसे कि मौजूद होते हैं तो काफ़ी सारी खबरें जो है वो लेकर आते हैं। तो शुगर के हवाले से भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि नया स्कैंडल जो है वो क्लासा साहब सामने आ रहा है। हर साल ही हम देखते हैं घूम फिर कर शुगर के हवाले से कोई ना कोई जो है वो स्कैंडल सामने आ जाता है। हम जो है वो कहते हैं पैदावार ज़्यादा हो गई है, हम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, जब एक्सपोर्ट हो जाती है तो हम कहते हैं अब शॉर्टेज हो गई, अब हमें इंपोर्ट करने की जो है वो इजाज़त दे दें, और फिर इसी तरह से प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जाती हैं और आम आवाम जो है वो उसमें पिसती है। क्लासा साहब, क्या हुआ कमेटी में आज? एक आपने कहा एक खबर एक नहीं है, माशाल्लाह कई खबरें हैं। हाँ, जी जी। एक तो आपने शुगर की बात की, जिसकी ये मिर्जा इख्तियार बेग साहब एमएनए जो है वो कन्वीनर हैं। ही इज प्रोबिंग के ये जो अभी रिसेंट इस वक्त स्कैंडल चल रहा है कि चीनी की कीमत 200 रुपए तक कैसे पहुंची है, उसका इजलास था। और आई मस्ट है कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब बड़ी मेहनत के साथ आते हैं, तैयारी करके आते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन, गुड मैन। मैं उनकी जो स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज है, आस्किंग क्वेश्चंस है, बड़े टफ इश्यूज पे अपने सवालात भी उठाते हैं। मिर्जा साहब इज डूइंग वेरी वेल। सो आज वहां पे भी था, वो तो मैं जरा बताता हूँ, लेकिन उससे बड़ा इंटरेस्टिंग कि वहां पे क्या हुआ। बल्कि एक सवाल मैंने कह दिया मिर्जा साहब से, बताता जाऊंगा, रह ना जाए, टाइम थोड़ा है हमारे पास, कि मिर्जा साहब जब कर रहे थे तो अफसर कोई बता नहीं रहे थे। सारे अफसरात थे, सीसीपी के थे, फिर आपके ये फाइनेंस के थे, वो तमाम आए हुए थे जो बता रहे थे, तो कॉमर्स के भी थे। तो मैंने कहा सर अब ये कैसे आपको नाम बताएंगे कि इसमें जब मुल्क के वजीर आजम की शुगर मिले होंगे, जब मुल्क के सदर के आगे यार दोस्त हैं उनके मिले होंगे, मतलब ओमनी ग्रुप वगैरह दीगर की वजीरों को मिले होंगे, तो इन अफसरान की क्या जरूरत है कि यहाँ पे किसी शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई करके देखें। तो मतलब वो सवाल तो आप उनसे करते नहीं है कि जनाब किस किस के मिले हैं। खैर नाम उन्होंने मंगवाए हुए हैं, किस किस मिले हैं। तो ये आपको ये जुर्रत कौन करे? जो जुर्रत एमएनएज या सेनेटर्स नहीं कर सकते पूछने की कि मुल्क के वजीर आजम के अपने मिले हैं, उसके बच्चों के हैं, मुल्क के सदर के बारे में उनके आगे ग्रुप्स हैं उनके मिले हैं सिंध वगैरह में, तो कौन सा अफसर होगा फिर वो जुर्रत करेगा? आप तो जुर्रत करते नहीं है। खैर दैट्स अनदर स्टोरी, मैं इस पे बाद में आते हैं अगर टाइम मिला जाए, अदरवाइज इसको अगले हफ्ते करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है इसमें। मैं जल्दी से आना चाहता हूँ, आज ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का भी था, ये डॉक्टर ये अफनानुल्लाह साहब जो है सेनेटर, वो इसके चेयरमैन है। तो उसमें जो बाकी चीजों को साइड पर रखते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखें कि इस मुल्क के साथ हमने खिलवाड़ क्या खेले हैं। अभी आपकी मैनचेस्टर के लिए आपकी ये डायरेक्ट पीए की आपकी फ्लाइट शुरू हुई है, पहली ओपन हुई है। आज वहां पे सेक्रेटरी साहब ने इंकशाफ किया है कि अभी एक फ्लाइट गई है, अगले 4 महीने की बुकिंग हो गई है आपकी डायरेक्ट फ्लाइट की। ये मैनचेस्टर से पाकिस्तान से जो जा रही है, अच्छा 4 महीने की एडवांस बुकिंग हो गई। इतना बिजनेस है आपके पास। अभी लंदन शुरू नहीं हुआ, यहाँ से इस्लामाबाद या लाहौर, लंदन नहीं शुरू हुआ, या कराची वगैरह जो भी है। एक स्टेशन मैनचेस्टर की बता रहे हैं कि, और साथ में उन्होंने कहा जनाब इतनी बड़ी डिमांड आ रही है कि लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं। साथ में उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जहाज ठीक करवा लें। जरा गौर फरमाएं। अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं है कि जहाज चला सकें और ये डिमांड हम पूरी कर सकें। अब पीए को जो बेचने की बात हो रही है, दिसंबर तक वो बेच रहे हैं। सवाल यह है कि आपके पास यहाँ पे आपने 42,000 ये मेगावाट के वो लगा लिए, बिजली के कारखाने लगा लिए। आपकी कैपेसिटी आपको जो चाहिए थे, आपको 25-26,000 आपको मेगावाट चाहिए थी, आपने कैपेसिटी चार्जेस देने थे, 42,000 लगे। और मोस्टली फिर मैं कहूंगा आपके हुक्मरान ये पार्टी के बच्चों के हैं, इन्हीं के वजीर आजम के बच्चों के कारखाने, बाकी बहुत बड़े बड़े बिग गन्स हैं, पोलिटिकल एलीट हैं। 42,000 आपने मेगावाट बिजली लगा ली, आपकी जरूरत 25,000, 17-18,000 के आप उनको पैसे दे रहे हैं जो बिलियंस रुपीज में जो बिजली यूज नहीं कर रहे, हर महीने जा रहे हैं। यहां पे जहाजों के लिए पैसे नहीं है, पीए के लिए पैसे नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस है कि 4 महीने की एडवांस बुकिंग हो गई है और आप कहते हैं हमारे पास जहाज नहीं है, जहाजों को देने को पैसे नहीं है। और वजीर आजम साहब किसी जहाज से नीचे नहीं उतरते, वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। आपने नोट किया, शहबाज शरीफ साहब कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते थे, तशरीफ ले आते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, वो गेट हैप्पी। आप मुझे बता दें दौरों में मान लिया बड़े जरूरी होते होंगे जनाब, उसके मई के बाद हमारी डिमांड दुनिया में बहुत बढ़ गया, हमें मिलना चाहते हैं, हमसे ये फोटो या सेल्फी लेना चाहते हैं, मानते हैं। तो कभी कभी वो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ ले आते हैं। तो कभी ये मसले भी देख लें कि भाई साहब आप इतने पैसे भी नहीं है, इतने उधार आपने जहां पे लिए हुए हैं, कोई एक आध उधार पे जहाज ले लेते। इतनी डिमांड्स हैं, मतलब आई वाज शॉक्ड। और जबकि हम वेट कर रहे थे कि ये फ्लाइट्स खुले,
कब शुरू होंगी ये? और अभी ये मैनचेस्टर की है, अभी लंदन नहीं खुला आपका, लंदन आपने खुलना है। इसी तरीके से पेरिस का आपका भी वो खैर वो ओपन हुआ है। बार्सिलोना आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनेशन थी, लोग प्रेफर करते हैं कि वहां पे करें। तो ये चीजें, और दूसरा पीए की वो खरीदो फरोख्त की आज बात हुई है। जनाब जरा अंदाजा करें कि बायर कौन से ढूंढ के लाया प्राइवेटाइजेशन कमीशन? पहले भी जबरदस्त बायर आए थे, उसी तरह के मिले जुले, मतलब सीमेंट बेचने वाले हैं, 2 कंपनियां वो सीमेंट बेचती हैं, 3 कंपनियां खाद बेचती हैं, 1 कंपनी स्कूल चलाती है, 1 कंपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी है वो चलाती है, 1 आध बड़ी कंपनी है वो जनाब आपके कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है, 1 एयर ब्लू है जो जिसका तजर्बा है यहाँ पे है। एयर ब्लू भी है। सो 4 कंसोर्शियम जो बन के हैं, अब मतलब वो कहते हैं सिगरेट बेचने वाले, खाद बेचने वाले, सीमेंट बेचने वाले, घर बनाने वाले, वो आएंगे, वो बिजनेस आपको चलाएंगे। और उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, उन्होंने जनाब ये बहुत बड़ी पार्टीज है, बड़ा पैसा है इनका, 300 बिलियन की इन्होंने हमें अपनी अब वो बैलेंस शीट इन्होंने दिखाई। तो पूछा गया कोई गैर मुल्की 1 एयरलाइन भी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है? जवाब बड़ा इंतहाई वो डूबियस था, जो मुझे कम से कम कायल नहीं किया। उनको सेनेटर्स को चाहिए था पूछता, हम तो नहीं बोल सकते, मीडिया के बाहर बैठा होते, हम तो दूर बैठे होते, सुन रहे होते, मैं तो वहां पे। उन्होंने जवाब बड़ा दिलचस्प दिया। उन्होंने जनाब कि ये ना बेसिकली कंपिटिटर हैं उनके पीएए के, ये जितने वो नहीं खरीदेंगे भाई, उनके फॉरेन एयरलाइंस नहीं खरीदेंगे क्योंकि पीएए कंपिटिटर हो भाई, कंपिटिटर है तो कंपटीशन को खत्म करने का ये एक तरीका ये भी तो है ना कि उसी को खरीद लो, अपनी मुनाफली करनी है ना आपने, उसी को खरीद लो। सो ये जानबूझ के, व्हाट आई गैदर इज, इनको इंटरनेशनल कंपनीज को इन्होंने वो किया है, वो डिस्करेज किया है, कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले फवाद साहब थे, उन्होंने कोई 1-2 अरब रुपया वो कंसल्टेंट को दिया, अभी 1-2 अरब रुपया ये कंसल्टेंट को देंगे। पिछले वाला आपने देख लिया तमाशा जो बना ड्रामा, वो 10 अरब रुपए में वो ब्लू वर्ल्ड क्या नाम है वो अपने, अगर 1 प्लाट की कीमत भी पीए की नहीं लगाई थी, अब वो कहते हैं कि इसके रूट खुल गए तो कोई 2 रुपए कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। सो ये तो एक अलहदा कहानी है कि आपका जहाजों के पैसे नहीं। लास्टली शुगर का बताता जाऊं, जब स्टेक्स हैं वजीर आजम साहब के अपने हों या सदर साहब के अपनी मिलें हों, 2009 का ये केस है, कंपटीशन कमीशन ने जुर्माने किए थे यहाँ पे शुगर मिलों को। जनाब सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने 2009-10 से स्टे लिया, अभी तक ये कितने साल बनते हैं, 17 साल, 17 सालों में स्टे पे चल रहा है। 2021 तक वो वहां सिंध हाई कोर्ट स्टे में रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। उन्होंने 17 साल से केस ही नहीं लगने दे, 3 केसेस हैं, उनमें एक पे 44 अरब रुपए जुर्माने तक हुए हैं मिलों पे, किसी केस का फैसला नहीं होने दिया। अभी भी कहते हैं जनाब कि इस मुल्क में रेगुलेटर, आप मुझे बताएं, फिर मेरा सवाल बनता नहीं था मिर्जा इख्तियार बेग साहब से, कह दिया बड़े-बड़े कि जिस मुल्क के मतलब बादशाह सलामत का बिजनेस होगा, कारोबार होगा, बेचारे मुलाजमीन की क्या जरूरत है? मतलब 17-18 साल से स्टे पे पड़ा हुआ है और किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है जी, आप चीनी की कीमतें कम करवा लें यहाँ पे। चलिए जी, इसी पॉइंट पे जो है नाजरीन आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात हो।